हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ भगवत दांगी। स्वागत है आपका हमारे इस एमपीपीएससी वीडियो लेक्चर सीरीज में। इस एमपीपीएससी की वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं आपको एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2015 के लिए जो उसका सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, चीजों को, जो सिलेबस है, जो हमारे उसके अंदर टॉपिक्स हैं, उनको वीडियो के माध्यम से, वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको चीजें प्रोवाइड करूंगा और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। और इवन मैं तो इतना ही कहूंगा कि ये पर्याप्त भी होंगे यदि आप इन्हीं लेक्चर्स के द्वारा अपनी पढ़ाई करना चाहेंगे, तो ये आपके लिए बहुत पर्याप्त मात्रा में कंटेंट और क्वालिटी वाला कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आइए दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं हमारी ये लेक्चर सीरीज। जैसा कि एमपीपीएससी ने अभी अपना सिलेबस दिया है और उस सिलेबस में अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 को शामिल किया है। दोस्तों, हमारे इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर बात करें तो ये अधिनियम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दो मायनों में हमारी मदद करता है अधिनियम। पहले, हमारे सिलेबस के हिसाब से देखें तो इसमें कंटेंट काफी छोटा है, लेकिन उस अनुपात में प्रश्न बहुत ज्यादा इससे पूछे जा रहे हैं। जैसे कि हम बात करें वर्ष 2014 में जो प्रारंभिक परीक्षा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने की हुई थी, उसमें इससे 2 प्रश्न पूछे गए थे। उससे पहले वाले वर्ष यानी 2013 में इसी अधिनियम से 7 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये हमारे लिए कितना उपयोगी है। क्योंकि इसका सिलेबस हमारा छोटा है और प्रश्नों की संख्या उस अनुपात में ज्यादा है, तो इसकी हम अगर अच्छे से तैयारी कर लें तो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है और हमें काफी अंक ये प्रदान कर सकता है। और जैसा कि आप सबने देखा, नया सिलेबस आ गया है और अब नए सिलेबस में सारा दारोमदार पीएससी के पेपर फर्स्ट जीएस फर्स्ट पर है। क्योंकि सीसेट का जो पेपर है अब उसे क्वालिफाइंग बना दिया गया है। अब आपको उसमें सिर्फ क्वालिफाइंग नंबर लाना है और उसके अंक आपके प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। अब जो मेरिट में अंक जुड़ेंगे वो हमारे जीएस पेपर फर्स्ट के जुड़ेंगे। तो अगर अब उस दृष्टि से बात करें हम, तो अब पेपर फर्स्ट जो है हमारा, उसका महत्व काफी बढ़ गया है। तो हमें अब उसी के हिसाब से तैयारी करनी होगी। तो आज हम प्रारंभ करते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति माफ कीजिएगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। दोस्तों, ये अधिनियम भारत सरकार द्वारा लागू किया गया या बनाया गया था। इस अधिनियम में कुल 5 अध्याय हैं। ये 5 अध्यायों में बटा हुआ है, 5 चैप्टर्स हैं और इसमें कुल 23 धाराएं हैं। हमें कुछ चीजें हैं जो देखनी है। जैसे धाराएं की हम अगर बात करें, हमारा संविधान है, संविधान में जो अनुच्छेद हैं उन्हें अनुच्छेद करते हैं और संविधान के अलावा जितनी भी अन्य नियम या अधिनियम होते हैं और उनमें जो चीजें होती हैं उन्हें हम धाराएं कहते हैं। तो अनुच्छेद संविधान में ही होते हैं, अन्य कहीं नहीं होते, जबकि धाराएं संविधान में नहीं होती, संविधान में अनुच्छेद होते हैं, धाराएं अन्य नियम अधिनियम में होती है। ये अधिनियम 11 सितंबर 1989 को अधिनियमित किया गया था। अब मित्रों, अधिनियमित का हमारा मतलब ये होता है कि इस पे राष्ट्रपति महोदय द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए थे और दोनों सदनों के द्वारा ये हमारा लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पास कर दिया गया और राष्ट्रपति महोदय द्वारा अधिनियमित हस्ताक्षर करके इसे अधिनियमित कर दिया गया। ये तारीख हमारी 11 सितंबर 1989 है और ये जो हमारा लागू हुआ वो तिथि 30 जनवरी 1990 से ये हमारे लागू हो गया। क्योंकि
इसको जो हमारा गजट है या फिर राजपत्र है उसमें प्रकाशित किया गया और उसके बाद ये लागू कर दिया गया। दोस्तों, इसे 30 जनवरी से आप महात्मा गांधी के पुण्यतिथि से याद कर सकते हैं। एक निमोनिक बना के उसे याद कर सकते हैं, जैसे कि 30 जनवरी को आपको पता है महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए काफी काम किया, तो आप 30 जनवरी 1990 से इसे याद कर सकते हैं। इसका विस्तार क्षेत्र जो है वो जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत पर है। जैसा कि आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर हमारे लिए स्पेशल है, धारा 370 वहां लागू है, तो उसके कारण ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर सारे भारत पर इसे लागू कर दिया गया है। ये अपराध की इसके अंदर जो अपराध किए जाते हैं या अत्याचार का निवारण जो किया जाता है उसकी प्रकृति इस अधिनियम में संज्ञेय है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये संज्ञेय क्या होता है। मित्रों, संज्ञेय का अर्थ होता है कोई भी अपराध जिसमें पुलिस को ये गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, इसमें पुलिस को एफआईआर करनी ही पड़ती है और इसमें बिना वारंट के पुलिस किसी भी व्यक्ति को पकड़ सकती है या गिरफ्तार कर सकती है। तो ये ऐसे अपराध जो होते हैं संज्ञेय प्रकृति के होते हैं। असंज्ञेय ऐसे अपराध होते हैं जो इतनी उनकी प्रकृति थोड़ी इतनी आगे नहीं होती है, जैसे कहें उनकी प्रकृति साधारण होती है और उनमें किसी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट की आवश्यकता होती है और ये अशमनीय है। अशमनीय का अर्थ होता है कि अगर एक बार किसी पे ये वाद लग गया तो फिर दोनों पक्षों में समझौता नहीं हो सकता इसका पूरा। और समनीय का अर्थ होता है कि दोनों पक्ष समझौता कर सकते हैं, पीड़ित पक्ष और जो जिनके खिलाफ आवेदन या फिर एफआईआर की गई है, लेकिन ये असमनीय प्रकार का होता है, यहाँ समझौता नहीं होता। तीसरा जो है अग्रिम जमानत इस अधिनियम के तहत नहीं हो सकती, जैसा कि अन्य उसमें होती है। तो ये तीन चीजें हमें बहुत मायने रखती हैं इस अधिनियम के लिए, क्योंकि इसका उद्देश्य जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, जो सामाजिक स्तर पर पिछड़े हुए हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं उन अत्याचारों को रोकने के लिए और उनको पर्याप्त संरक्षण देने के लिए ये व्यवस्था की गई है। अगली बात जो है ये संरक्षा विभेद के सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों, ये संरक्षा विभेद का सिद्धांत ऐसा होता है कि कोई वर्ग समाज में जो दबा हुआ है उसको अन्य समाज के बराबर लाने के लिए उसको एक विशेष संरक्षण देने की आवश्यकता होती है और उसमें उस वो जो संरक्षण होता है उसे संरक्षा विभेद के सिद्धांत। तो दोस्तों, अगला जो है हमारा अत्याचार के अपराधों के लिए दंड की व्यवस्था धारा 3 में की गई है। अब हम पढ़ते हैं। पहली जो धारा 1 थी वो इसकी प्रारंभिक थी। इसमें इस संविधान का इसका नाम दिया गया, संक्षिप्त नाम क्या है, उसका विस्तार कहाँ कहाँ होगा, इसकी तारीख क्या होगी, प्रवृत्ति की, ये धारा 1 में दिया गया था। धारा 1 में इसकी परिभाषा, धारा 2 में, माफ कीजिएगा, धारा 2 में इसकी परिभाषाओं को बताया गया है और धारा 3 में अत्याचार के विरुद्ध अपराधों के लिए क्या दंड होगा इसको बताया गया है। तो हम देखते हैं। इसमें जो सबसे पहली बात है, पहला पॉइंट है कि कोई भी जो SC ST का सदस्य नहीं है। अब इसमें ये बात देखने की, इसमें ये अधिनियम या फिर ये उसी पे लागू होगा अगर कोई व्यक्ति जो SC ST का सदस्य नहीं है, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है और ST SC के किसी सदस्य के खिलाफ अगर अत्याचार करता है, उसमें से कौन कौन से अत्याचार हैं या कौन कौन से कृत्य हैं अगर वो करता है तो उस पर ये लागू होंगे, ये अधिनियम लागू हो जाएगा। तो पहला है कोई भी अखाद्य पदार्थ या घृणित पदार्थ किसी SC या ST के सदस्य को खाने के लिए मजबूर करता है। अगला है उसके परिसर में जहां वो रहता है या पड़ोस में मलमूत्र फेंकता है, कूड़ा करकट फेंकता है, शव या पशु शव अगर वहां फेंकता है या कोई भी ऐसी घृणित वस्तु फेंकता है जिसका उद्देश्य उस व्यक्ति को अपमानित करना है। अगर अपमानित करने के उद्देश्य से वो ये सब चीजें कर रहा है तो शरीर से उसके बलपूर्वक कपड़े उतारता है या उसका चेहरा पोत देता है, काला कर देता है, उसको इस तरह से उसे घुमाता है गांव में या कहीं भी। तो ये चीजें, और ये अगर उसको
अपमानित करने के उद्देश्य से की जा रही है। ये मानव और अन्य जो मानव के सम्मान के विरुद्ध हैं, अगर ये चीजें वो करता है, उसकी जमीन जो भूमि जहां वो रह रहा है, उसको अगर वो सरकार के द्वारा आवंटित है या उसके निजी स्वामित्व की है या पट्टे की भूमि है, अगर वो उस पर रह रहा है, उस पर जबरदस्ती कब्जा कर लेता है, उस पर खेती करने लगता है, तो भी अगला जो है उसकी भूमि और जल के उपयोग से उसे वंचित करता है किसी जमीन का, और कहीं से जल यानी पानी की वो व्यवस्था कर रहा है और उससे अगर वो उसे वंचित करता है, उसके उपयोग करने से रोकता है, तो बेगार या बंधुआ मजदूरी के लिए उसे अगर विवश करता है कि नहीं, तुम्हें मेरे यहाँ बंधुआ मजदूरी करनी पड़ेगी, अगर इसके लिए अगर उसको विवश किया जा रहा है, किसी अनुसूचित SC ST के सदस्य को मतदान ना करने के लिए बाध्य किया जा रहा है कि भाई आप मतदान नहीं कर सकते, आपको मतदान नहीं करने देंगे हम, या अगर वो ऐसा उस पर दबाव डाल रहा है कि नहीं आपको फलाने व्यक्ति को ही वोट देना होगा, इसके लिए अगर मजबूर कर रहा है, तो और उसको अगर किसी झूठे केस में उसको शामिल कर रहा है, जो वो जानता है कि ये केस झूठा है और उस पर जबरदस्ती के आरोप लगाकर अगर वो कर रहा है, इसके अलावा कोई झूठी जानकारी के द्वारा उसे नुकसान पहुंचाने के लिए किसी लोक सेवक को बताता है कि साहब इसने वैसा किया या वैसा किया, उसके आधार पर लोक सेवक उसके खिलाफ, उस व्यक्ति SC ST व्यक्ति के खिलाफ शक्तियों का प्रयोग कर देता है। और तो ऐसी कंडीशन में अगला जो है उसे कहीं सार्वजनिक जगह पर या कहीं भी उसे अपमानित करता है, अपशब्द उससे कहता है, किसी SC ST महिला का अपमान या उसके सील भंग करने का प्रयास किया जाता है, उसके खिलाफ लैंगिक शोषण उसका करने का प्रयास किया जाता है, तो फिर भी किसी SC ST महिला की मजबूरी में उसका लैंगिक शोषण किसी करता है या किसी जल स्रोत को दूषित या गंदा करता है जो SC ST के काम आता है, दोनों में ये लागू होगा। जैसे कोई महिला है, वो उसकी किसी मजबूरी का फायदा उठाकर उसका कोई लैंगिक शोषण कोई करता है, तो भी इसके तहत उसे दंड दिया जाएगा। किसी जल स्रोत से को दूषित करता है या गंदा करता है, जो जल स्रोत SC ST के लोगों को पानी के लिए काम आ रहा है, और तो इस अधिनियम उन पे लागू होगा। किसी सार्वजनिक जहां अन्य जनता को या अन्य लोगों को जाने का अधिकार है, वहां उन्हें जाने से रोकता है, उस रास्ता जो वहां तक पहुंचने का है उस पर अगर कोई बाधा पहुंचाता है, तो भी दोस्तों ऐसा ये अधिनियम उनके खिलाफ लागू होगा। किसी के मकान पर या पर जबरदस्ती कब्जा कर लेता है, उसे छोड़ने पर विवश कर देता है, या गांव को या उसके निवास स्थान को छोड़ने के लिए उसे मजबूर करता है कि नहीं, अब आप यहाँ नहीं रह सकते, आपको जाना होगा। अगर ऐसी कोई हरकत करता है तो ये अधिनियम लागू होगा। ऐसा इनमें से जो भी अभी तक हमने बातें की, इनमें से कोई भी अगर वो कृत्य करता है और वो साबित हो जाता है उस पे, तो ऐसा करने वाले को कम से कम 6 माह और अधिक से अधिक 5 वर्ष की सजा और जुर्माना, दोनों की सजा उसको हो सकती है। अगला जो है दूसरा पॉइंट जो धारा 3 का है, वो है अगर कोई व्यक्ति जो SC ST का सदस्य नहीं है झूठा सबूत देता है किसी SC ST के सदस्य के खिलाफ, जिससे उसको मृत्यु दंड की सजा मिलती है, तो उस झूठे सबूत देने वाले को या मिथ्या साक्ष्य देने वाले को आजीवन कारावास और जुर्माना होगा। और यदि किसी निर्दोष को SC ST के सदस्य को निर्दोष को उसके झूठे सबूत देने से फांसी हो जाती है, अर्थात उसे एक पहले में अगर उसे सिर्फ मृत्युदंड मिला है, लेकिन ये साबित हो गया कि नहीं साहब ये गलत था, झूठा था, झूठे आरोप इस पर लगाए गए थे, झूठे साक्ष्य दिए गए थे, उसके आधार पर उसको मृत्युदंड की सजा हुई है, जब फांसी नहीं हुई है, तो ऐसे को आजीवन कारावास मिलेगा। लेकिन अगर उसे फांसी हो गई है, तो उस व्यक्ति को जिसने झूठा सबूत दिया था उसे भी फांसी की सजा होगी, यानी मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। दूसरा जो है कोई झूठा सबूत देता है जिससे निर्दोष को मृत्युदंड नहीं होता, लेकिन 7 वर्ष की सजा मिलती है या मिल सकती है, तो ऐसा करने वाले को कम से कम 6 माह और या 7 वर्ष से अधिक और जुर्माने दोनों से उसे दंडित होना पड़ेगा। यानी कि ठीक है, अगर उसने ऐसा कोई सबूत दिया जिससे किसी निर्दोष SC ST के व्यक्ति को मृत्युदंड तो नहीं हुआ लेकिन 7 वर्ष तक की सजा मिल सकती है,
तो ऐसे व्यक्ति और साबित हो जाता है कि ये सब झूठा था या ऐसी बात झूठी थी, तो उसे 6 महीने और अधिक से अधिक 7 वर्ष के लिए और जुर्माने दोनों से दंडित होना होगा। अगला, किसी आग या विस्फोटक पदार्थ का प्रयोग अगर वो SC/ST की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से करता है, उसके संपत्ति का अगर नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से ऐसा कुछ कर रहा है, तो उसे 6 महीने से 7 वर्ष की सजा और जुर्माना हो सकता है, या हो सकता है, निश्चित तौर पर होगा अगर ये साबित हो जाता है कि उसने ऐसा किया था। अगला है, अगर आग या विस्फोट पदार्थ का प्रयोग SC/ST परिवार जो व्यक्ति है उसके मकान, उसके पूजा स्थल, उसके संपत्ति रक्षा स्थल, मतलब ऐसा स्थल जहां उसकी संपत्ति वगैरह रखी हुई है, उसको नष्ट करने के लिए करता है, तो उसे आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित होना होगा। और जिसने इस अधिनियम के तहत अपराध किया है, एक बार किसी ने इस अधिनियम के तहत अपराध कर दिया और उसे सजा से बचाने के उद्देश्य से या सबूत मिटाने या कोई अन्य जानकारी छुपाने या गलत जानकारी देने पर उसे वही दंड मिलेगा जो उस अपराध के लिए निश्चित होगा। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने, रामलाल की हम अगर बात करें, अगर रामलाल ने किसी के खिलाफ अपराध किया है, तो उस रामलाल को बचाने के लिए अगर कोई तीसरा व्यक्ति उसके खिलाफ सबूत मिटाता है, उसकी कोई जानकारी छुपाता है या गलत जानकारी देता है, जिसे पता है कि इसने ये गलत काम किया, उसके बावजूद भी अगर वो जानकारी छुपाता है गलत, तो उस व्यक्ति को भी वही अपराध की सजा मिलेगी जो रामलाल ने किया है। तो हमें ये अब समझना होगा कि भाई ठीक है, अगर कोई छुपा भी रहा है और हम या कोई भी उसकी मदद कर रहा है तो भी उसे सजा मिलेगी। अगला है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, अगर कोई व्यक्ति लोक सेवक मतलब सरकारी गवर्नमेंट जॉब में है और उसमें होते हुए कोई अपराध करता है, अपराध से हमारा यहाँ कहने का आशय ये है, ये क्योंकि पिछली बार परीक्षा में पूछा गया था ये MPPSC के में, अगर कोई अपराध करता है तो उसे कम से कम 1 वर्ष या अधिक का दंड मिलेगा। अन्य लोग अगर कोई ऐसा अपराध करते हैं तो उसे कम से कम 6 महीने की सजा मिलती है, लेकिन अगर लोक सेवक होते हुए कोई अगर अपराध करता है, इन जो पहले हमें बताए गए हैं उनके तहत, तो उसे कम से कम 1 वर्ष या अधिक से अधिक जो भी उसका दंड होगा उसको उसे मिलेगा। दोस्तों, अगला जो है धारा 4 है। धारा 3 हमने देखा कि क्या क्या अपराध उनको के लिए क्या सजा मिलती है। अगला है कर्तव्यों के लिए उपेक्षा के लिए दंड। ये लोक सेवकों के लिए कि कोई लोक सेवक जो SC/ST का सदस्य नहीं है, इस नियम के अधीन पालन किए जाने के अपने कर्तव्यों को जानबूझकर उपेक्षा करेगा, तो उसे कम से कम 6 माह और अधिक से अधिक 1 वर्ष की सजा होगी। दोस्तों, अब इसमें हमें समझना होगा, धारा 3 में जिस लोक सेवक की बात की गई थी, अगर वो उसके खिलाफ अपराध कर रहा है, यहाँ बात जो की गई है, अगर उसके जो कर्तव्य थे, अगर उन कर्तव्यों को अगर वो पालन नहीं कर रहा, इस अधिनियम के अधीन उसके जो कर्तव्य है लोक सेवक के, जैसे कोई अधिकारी है उसके खिलाफ अगर FIR करना है, तो भी उसको कोई चाहता है कि साहब उसके खिलाफ हमारे खिलाफ अत्याचार हुआ है, FIR करो, और वो अधिकारी मना करता है, उसे पता है ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उस व्यक्ति के खिलाफ 6 महीने से 4 वर्ष की सजा, 6 महीने से 1 वर्ष की सजा उसे हो सकती है। अगला जो धारा 5 है वो पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए दंड के प्रावधान इसमें किया गया है। यदि कोई पहले इस अपराध को कर चुका है और उसका दोष सिद्ध हुआ है और पुनः कोई इस अधिनियम के तहत अपराध करता है, तो उसे आप कम से कम 1 वर्ष या अधिक से अधिक उस दंड के लिए, उस कृत्य के लिए जो सजा होगी वो मिलेगी, जो हमने देखा था कि क्या क्या करने से कैसी सजाएं और जुर्माना हो सकता है। मतलब अगर पहली बार किसी ने किया और उसका दोष सिद्ध हो गया तो उसे कम से कम 6 महीने की सजा मिलेगी, लेकिन अगर वही व्यक्ति डबल से उस अपराध को कर रहा है तो उसे 1 वर्ष की सजा मिलेगी अब कम से कम, और अधिक से अधिक जो भी अदालत दे उसे सजा। धारा 6 अधिनियम दंड संहिता के कतिपय उपबंधों को इसमें लागू किया गया है। जो भारतीय दंड संहिता है उसके कुछ उपबंध हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें ऐसे नहीं देखना है, लेकिन हाँ ये कुछ। अगला जो है धारा 7 में संपत्तियों का समापहरण की व्यवस्था की गई है। यदि किसी व्यक्ति के दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायालय उसकी चल या अचल संपत्ति को सरकार को संबंधित
कर सकेगा। यहाँ ये जो विशेष न्यायालय है वही इन संपत्तियों का समापन कर सकेगा और सरकार को सौंप देगा अगर कोई व्यक्ति का दोष सिद्ध हो जाता है। नंबर 2, किसी अभियुक्त की संपत्ति को विचारणा के समय अभियुक्त से जो देखिए दो कंडीशन होती है हमारे यहाँ। एक कंडीशन ये होती है कि कोई व्यक्ति को दोष सिद्ध हो गया तो उसके विषय में उसकी संपत्ति को सरकार को सौंप दी जाएगी। लेकिन अगर किसी अभियुक्त वो होता है जिसकी जो विचारणा में चल रहा होता है, जिसपे केस चल रहा होता है, अभी वो उसकी दोष सिद्धि नहीं हुई है, तो ऐसे व्यक्ति जिसकी जो विचारणा में चल रहा है उसको उसके जो संपत्ति होगी उस विशेष न्यायालय उसे कुर्क करने का आदेश दे सकता है और अगर उस पर दोष सिद्ध हो जाता है तो वो संपत्ति सरकार को सौंप दी जाएगी। अगली धारा जो 8 है, धारा 8, वो अपराधों के बारे में उपधारणा से संबंधित है। अगर किसी अपराध के लिए अभियोजन में यह साबित होने पर, अभियोजन मतलब जब उसकी विचारणा चल रही है का क्या साबित होने पर कि किसी ने इसके तहत अपराध करने वाले अभियुक्त की कोई वित्तीय सहायता की है, जैसे रामलाल ने कोई अपराध किया, अब रामलाल की किसी ने पैसे से मदद की, तो न्यायालय साबित ना होने तक यह मानेगा कि यह अपराध का दुष्प्रेरण है, यानी उसने अपराध को करने के लिए सहायता की है। कब तक मानेगा? जब तक, हाँ, अगर साबित नहीं होता कि उसने कोई वित्तीय मदद नहीं की तो बात अलग है, लेकिन हाँ, साबित नहीं होने तक ये न्यायालय इस बात को उसके दुष्प्रेरण के रूप में या उसको बढ़ाने के रूप में। फिर अगला है खा, इसी में अगर व्यक्तियों के किसी समूह के अपराध करने पर यदि साबित हो जाता है कि अपराध भूमि या अन्य किसी विवाद का फल है तो यह माना जाएगा कि अपराध किसी सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किया गया था। यानी दो लोगों के बीच में, चाहे वो एससी और एसटी के हों, और उनने कोई अपराध किया और उस अपराध के मूल में पुराना कोई विवाद है या भूमि उनके मूल में है और उस कारण से अपराध किया गया, तो इसे सामान्य उद्देश्य का माना जाएगा। ये दो बातें हमें इसमें विशेष ध्यान देने की है धारा 8 में। धारा 2 है शक्तियों का प्रदाय किया गया है। जो शक्तियां राज्य सरकार को इस अधिनियम के द्वारा कुछ शक्तियां प्रदाय की गई हैं, जो शक्तियां हैं कि राज्य सरकार यदि आवश्यक समझे तो वह किसी अपराध से निपटने के लिए या किसी मामले या मामलों के समूह के लिए जो किसी जिले या उसके भाग में पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयुक्त शक्तियां या उनके लिए किसी विशेष न्यायालय के समक्ष व्यक्तियों की गिरफ्तारी, अन्वेषण और अभियोजन की शक्ति प्रदान कर सके। मतलब राज्य सरकार को ये शक्ति है कि वो किसी अपराध के निपटान के लिए या कोई मामला है या बहुत सारे कोई मामले हैं और उनको किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा उनके प्रयुक्त शक्तियां होती हैं या कोई विशेष न्यायालय के समक्ष उन व्यक्तियों की गिरफ्तारी, उनके अन्वेषण मतलब उसकी जांच उस मामले की, और अभियोजन मतलब उसकी विचारणा, कोर्ट में पूरा केस, इसके लिए शक्तियां प्रदान कर सकती है राज्य सरकार। अगला जो है पुलिस और अन्य सभी अधिकारी जो होते हैं वो इस अधिनियम के तहत जो अधिकारी होता है, नियुक्त होता है, उसकी सहायता करेंगे, ये व्यवस्था भी की गई है। अगला है धारा 10, ऐसे व्यक्तियों को हटाया जाना जिसके अपराध करने की संभावना हो। यहां हमें इस चीज को देखना होगा कि धारा 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेष न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 244 में कुछ क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, उन क्षेत्रों में कोई अपराध करेगा, ये विशेष न्यायालय को समाधान में पता चल गया कि ठीक है यहाँ अपराध हो सकता है, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को 2 वर्ष के लिए वहां से उस क्षेत्र से हट जाने का आदेश दे सकता है। तो मतलब यहाँ अपराध हुआ नहीं है, अपराध हो सकता है। ऐसा अगर न्यायालय को विश्वास हो जाता है तो जो व्यक्ति ऐसा अपराध कर सकता है उसे उस क्षेत्र से हट जाने का लिए आदेश दे देगा। अच्छा, न्यायालय उस व्यक्ति को आदेश देने का आधार बताएगा, भाई आपको इस आधार पर यहाँ से हटाया जा रहा है
तीसरा जो है, न्यायालय आवेदन प्राप्त होने पर कारणों को लेखबद्ध करेगा। मतलब उसने कहा ठीक है साहब, अब उसने आदेश आदेश दे दिया न्यायालय ने, लेकिन न्यायालय को अगर वो व्यक्ति कोई आवेदन देता है तो अगर उसे उन वो कारण बताता है कि साहब ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो फिर न्यायालय उन कारणों को देख के लेखबद्ध करेगा और एक आदेश के द्वारा उस आदेश को जो समाप्त भी कर सकता है और संशोधित। अगला है धारा 11, किसी व्यक्ति द्वारा हटने से हमारा जो आशय है वो है धारा 10 के तहत उसे आदेश दिया गया था भैया आप यहाँ से हट जाइए, और वो नहीं हटता कि नहीं साहब मुझे तो नहीं हटना, या वहीं रहता है, या हट जाने के बाद पुनः प्रवेश कर जाता है, तो क्या होगा? यदि वह वहां से नहीं हटता या हटने के पश्चात बिना अनुज्ञा लिए, मतलब बिना कोर्ट से आदेश लिए वापस प्रवेश उस क्षेत्र में करता है, तो उसे न्यायालय उसे गिरफ्तार करके पुनः हटवा सकेगा। ऐसा व्यक्ति न्यायालय की अनुज्ञा से या अस्थायी समय के लिए लौट सकता है। अगली जो बात इसमें की गई है, न्यायालय किसी भी समय ऐसी अनुज्ञा समाप्त कर सकता है, धारा 11 के तहत। और नंबर 4, अनुज्ञा समाप्त होने पर पुनः नई अनुज्ञा के बिना नहीं लौटेगा। मतलब किसी व्यक्ति को पहले तो उसने हटा दिया, अगर कोई हटाने के बाद वो पुनः आ जाता है तो उसे सरकार या जो न्यायालय उसे गिरफ्तार करवा के वहां से हटवा सकेगा। दूसरा, उस व्यक्ति को अस्थायी समय के लिए कुछ अनुज्ञा भी दे सकती है जिससे वो उस अनुज्ञा के द्वारा लौट सकता है, लेकिन उसे ऐसी अनुज्ञा समाप्त होने के बाद वापस लौटना होगा। न्यायालय ऐसी किसी भी अनुज्ञा को किसी भी समय समाप्त कर सकता है और अनुज्ञा समाप्त होने पर पुनः नई अनुज्ञा या नए आदेश के बिना वो वापस नहीं लौटेगा। और पांचवा जो है, यदि वह स्वयं को नहीं हटाता या वापस नहीं जाता या बिना अनुज्ञा के वापस लौटाता है तो न्यायालय उसे पुनः। अगला जो है धारा 12, बाहर किए गए व्यक्ति की माप या फोटो लेना। बाहर से मतलब जैसे धारा 10 के तहत बाहर कर दिया, आदेश दे दिया भैया आप यहाँ से चले जाओ, उस व्यक्ति की फोटो लेना। ऐसा व्यक्ति अपेक्षा किए जाने पर माप व फोटो लेने देगा। दूसरा, इसका विरोध करने पर विधि पूर्वक उपाय किए जाएंगे। यदि वो मना करता है नहीं साहब मैं अपना फोटो नहीं लेने दूंगा या अपनी माप नहीं लेने दूंगा, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही कर सकता है। इसे धारा 186 के तहत अपराध समझा जाएगा। जो भारतीय दंड संहिता की धारा 186 है उसके तहत ऐसा ना करने वाले को भी अपराध समझा जाएगा। धारा 10 का आदेश समाप्त हो जाने पर फोटो या माप या तो नष्ट कर दिए जाएंगे या उस व्यक्ति को सौंप दिए जाएंगे। मतलब ये उन्हीं व्यक्तियों के लिए अपेक्षा है जिनको बाहर पहुंचाना है, हटाना है उस जगह से, और फिर अधिकतम 2 वर्ष के लिए उन्हें हटाया जाता है। उस समाप्ति के बाद या आदेश समाप्त जब वो हो जाएगा तो उसके बाद उन फोटो जो है उन्हें या तो नष्ट कर दिए जाएंगे या फिर उस व्यक्ति को ही। धारा 13, धारा 13 में धारा 10 के जो आदेश हैं अगर उनका पालन नहीं करता है कोई, धारा 10 हमने देखा था क्या थी दोस्तों, धारा 10 थी जब वो बात कर रहे थे उसको बाहर करने की, और उन आदेशों का अगर पालन नहीं करता तो वो उसे 1 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना होगा। धारा 14 जो है वो राज्य सरकार को शीघ्र विचारण हेतु उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से प्रत्येक जिले में एक सेशन कोर्ट को विशेष कोर्ट विनिर्दिष्ट करेगी। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा 14 धारा कई बार पूछ लिया जाता है किस धारा के तहत विशेष कोर्ट की स्थापना की जाती है, तो धारा 14 के तहत। कौन करता है, तो ये मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, यानी मुख्य न्यायाधीश ही करता है ऐसा माना जाता है। और तीसरा, इस करने का जो उद्देश्य है वो है इसको शीघ्र विचारण, ताकि जल्दी से उनको न्याय मिल सके। अगली है धारा 15, राज्य सरकार प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए एक लोक अभियोजक यानी एक वकील की नियुक्ति करेगी जो कम से कम 7 वर्ष जिसने विधि व्यवसाय किया हो, यानी वो वकील रहा हो। धारा 15 के तहत एक लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि किस धारा के तहत, तो धारा 15 के तहत। धारा 16, राज्य सरकार को सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने का अधिकार देती है।
यानी अगर पूछा जाता है, पिछली बार ये प्रश्न आया था कि किसको सामूहिक जुर्माना, मतलब पूरे लोग, बहुत सारे लोगों के खिलाफ अगर जुर्माना लगाता है तो वो कौन लगा सकता है? वो कोर्ट या विशेष न्यायालय नहीं लगा सकता, या पुलिस अधिकारी नहीं लगा सकता, उसे केवल राज्य सरकार ही लगा सकती है। अगला जो है धारा 17, विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्यवाही। इसमें देखेंगे हम, नंबर 1, जिला न्यायाधीश या उपखंड न्यायाधीश या अन्य कोई कार्यपालिक न्यायाधीश या पुलिस अधिकारी जो पुलिस उप अधीक्षक से कम स्तर का ना हो, को आवश्यक जांच के बाद ही वो जांच कर ले और विश्वास हो कि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह SC/ST नहीं है, वो इस अधिनियम के तहत कोई अपराध करने की संभावना है, तो उस क्षेत्र को अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकेगा और इस हेतु आवश्यक कार्यवाही कर सकेगा। दोस्तों, यहां समझने वाली बात यह है, यहां अभी अपराध हुआ नहीं है, लेकिन किसी जिला न्यायाधीश या उपखंड न्यायाधीश या कोई अन्य कार्यपालिक न्यायाधीश या पुलिस का कोई अधिकारी जो कम से कम DSP या पुलिस उपाधीक्षक से कम स्तर का ना हो, उसको जांच करने के बाद ये पता चल जाता है, विश्वास हो जाता है कि नहीं, तब यहाँ अपराध हो सकता है, और यह अपराध किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा या व्यक्तियों के समूह के द्वारा हो सकता है जो SC/ST के नहीं है, तो उस क्षेत्र को अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर देगा। और धारा 18 में जो बात की गई है इस अधिनियम में, CRPC की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। इस अधिनियम के तहत किसी को भी अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। पहले हमने बता दिया, हमने शुरू में प्रारंभ में इसकी बात की थी कि इसके ये अग्रिम जमानत इसमें नहीं मिलती है। धारा 19 के तहत अपराध के दोषी को धारा 360 या अपराध परिवीक्षा अधिनियम के उपबंध लागू नहीं होंगे। धारा 360 क्या है? भारतीय दंड संहिता की धारा 360 में बात की गई है कि ये जो समनीय है वो बात धारा 360 में की गई कि समझौता हो सकता है, लेकिन यहां समझौता नहीं होगा, ये अशमनीय है, समझना होगा। धारा 20, यह अधिनियम तत्समय प्रभावी सभी विधियों पर अध्यारोही होगा। मतलब उस समय जितनी भी विधियां या कोई भी अन्य और अगर अधिनियम प्रभावी है तो ये उनके ऊपर होगा। सबसे पहले इसकी बात मानी जाएगी, इस अधिनियम उन सब के ऊपर होगा, बाकी वो अधिनियम इनके नीचे होंगे। अगली जो धारा 21 है, इसमें ये प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सरकार के कुछ कर्तव्य इसमें बताए गए हैं। वो कर्तव्य क्या है? ऐसा है जैसे कि राज्य सरकार केंद्र के अधीन बनाए नियमों के अधीन उपाय करेगा। केंद्र सरकार जो नियम बनाएगी उनके तहत ही राज्य सरकार कोई उपाय कर सकेगा। ये कार्य क्या हो सकते हैं? नंबर 1, पीड़ितों की विधिक सहायता। विधिक सहायता मतलब उन्हें कानूनी सहायता देना। गवाहों व पीड़ितों के लिए यात्रा व भरण पोषण की व्यवस्था करना, ये केंद्र सरकार के दायित्व होंगे, कर्तव्य होंगे, राज्य सरकार के कर्तव्य होंगे। पीड़ितों के आर्थिक व सामाजिक पुनरुद्धार की व्यवस्था करना। अभियोजन व पर्यवेक्षण की व्यवस्था करना। अभियोजन मतलब केस जो लग रहा है कोर्ट केस की, और पर्यवेक्षण मतलब उसकी मामले की जांच की व्यवस्था करना, और इस संबंध में सिफारिश देने की समितियां इस संबंध में सिफारिश देंगी। अगला है क्रियान्वयन उपायों के सुझाव के लिए कार्यकरण पर सर्वेक्षण करना। जो इस अधिनियम का क्रियान्वयन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है उसके सुझाव देने के लिए का सर्वेक्षण करवाना। अगला है अत्याचार संभावित क्षेत्रों की पहचान और सुरक्षा के उपाय करना। फिर अगला है केंद्र सरकार संसद के पटल पर इसके अनुसरण में स्वयं के द्वारा केंद्र सरकार क्या कर रही है और राज्यों के द्वारा क्या उपाय किए गए हैं, इस संबंध में संसद को रिपोर्ट सौंपेगी। ये प्रत्येक वर्ष ये रिपोर्ट सौंपनी होती है। धारा 22, इस अधिनियम के तहत सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण प्राप्त होगा। मतलब अगर कोई कार्यवाही सद्भावना पूर्वक की गई है किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा, अधिकारी द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, तो उनको इस अधिनियम के तहत संरक्षण प्रदान किया जाएगा। धारा 23 जो अंतिम धारा है, केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इसके प्रयोजनों को
क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। जो नियम उसने बनाया भी है 1995 में, इसके तहत नियम बनाए गए हैं। तो जो केंद्र सरकार को इसके तहत नियम बनाने का शक्ति प्रदान इस धारा के तहत की गई। इस तरह से हमने देखा पूरी धाराएं 23 तक धाराएं हैं। आशा है आपको ये उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप प्लीज मुझे बताएं, कमेंट करें। मेरा नंबर इसमें दिया गया है और मुझे मेल भी आप कर सकते हैं। और अगर इसी तरह के और भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे मेल करें, कमेंट करें।